अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं शफीकाबाद के इलाका करीम पार्क में, जहां पर नशे के आदी खामंद ने अपनी वालदा के साथ मिलकर अपनी बेगम को यानी कि 2 बच्चों की मां को छत से धक्का देकर कत्ल करने की कोशिश की। ताहाल जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने दोबारा उसको नई ज़िंदगी दी और 2 जगह से उसका बाजू टूट गया। तकरीबन 15 से 20 दिन जो है वो हस्पताल रहने के बाद लड़की को बेड रेस्ट का जो है वो मशवरा दिया गया। उसके बाद खातून जो है उसके बाजू की अगर हालत देखें तो 50 स्टिचिंग जो है उसके बाजू पर हुई हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम लड़की से भी बात करें, लड़की के घर वालों से भी बात करें। मैं इस वक्त लड़की के घर के पास आ गया हूँ और ये है वो लड़की का घर। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो नवाज़, ये घर है जहाँ से लड़की को फेंका गया। ये घर है वो जहाँ से लड़की पर तशद्दुद किया गया और इसका जो खामन था बाकायदा तौर पर उसने भी जो है वो इसको कत्ल करने की कोशिश की। इसकी जो सास थी उसने भी इसको कत्ल करने की कोशिश की, क्योंकि जो नशे की लत होती है, नशे की लत बड़ी बुरी लत होती है जो नशा करता है। जिस तरह से आजकल नई नस्ल में नशे की लत जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। जिस तरह से पहले लोग सिगरेट का नशा करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चरस पीने लग गए, फिर उसके बाद आइस आ गई या दीगर ऐसी जो है वो वीट आ गई कि जिससे जो है वो इंसानी दिमाग कमज़ोर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, खुशक हो जाता है। तो इसी तरह से खातून का जो खामन था वो भी नशा करता था और नशे में आकर उसने अपनी बीवी को छत से नीचे फेंका, क्योंकि बीवी जो थी खामन को मना करती थी कि 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी ज़िंदगी का क्या बनेगा, इसलिए नशा जो है वो छोड़ दो। नशे से मना करने पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर छत से धक्का देकर नीचे फेंक दिया गया। खातून की ज़बानी जानते हैं सारा मामला क्या है। मेरे साथ यहाँ पर फैमिली भी मौजूद हैं, हम चलते हैं खातून की जानिब और उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से इनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये मैं उस कमरे में आ गया हूँ जहाँ पर खातून मौजूद हैं और ये खातून भी मेरे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खातून मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ज़ख्मों से ये चूर चूर है और इसके बाजू के ऊपर जिस तरह से मैंने बताया 50 से ज़ायद स्टिचिंग जो है वो की गई है और लड़की तकरीबन 15 से 20 दिन जो है वो हस्पताल में ज़ेर इलाज रही और इसके खामन के हवाले से इससे बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। शाखसार अलीम। शाखसार अलीम आपका नाम है? शाखसार अली। शाखसार अली। शाखसार, कब शादी हुई आपकी? 28 मई को हुई थी। कल 3 साल हुए पूरे शादी को। कल 3 साल हो गए हैं। 2 बच्चे अल्लाह ने आपको दिए हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े ही प्यारे। मैं चाहूँगा कि उन बच्चों को भी अगर यहाँ पे बुलाया जाए तो बच्चे भी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन 3 सालों में इस कदर नफ़रतें बढ़ गई कि खामन ना रहा, जलाद बन गया। जो सास होती है वो माँ होती है और माँ जो है वो कत्ल करने की नीयत से अपने बेटे के साथ मिल गई। क्या हुआ है सारा मामला? 3 साल शादी को हुए हैं, कौन सी ऐसी बातों पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि अपनी बीवी को कत्ल करने पर आ गया? जिस रात वाक़या हुआ था, मैं बाबा घर आई हुई थी। बाबा घर छोड़ के गया था मुझे, फहद के मिला घर वालों से। तो वापस लेने नहीं आ रहा था। मैंने फ़ोन कर करके बुलवाया कि खाना बनवाया है, ठंडा हो जाना है, आ जाओ। तो 12 बजे के करीब आया है, यहाँ पे आके खाना खाया है। अच्छे से खाना खा के फिर हम लोग घर गए हैं। जब घर गए हैं तो अपनी मदर से कहता है कि कोई चीज़ बाहर से लानी है। नीचे वो चला गया, चीज़ लाने के लिए चला गया। फिर नीचे ही कमरे में ना नशा करने लगे, शुरू होने लगा था। तो मैं उससे पहले भी मना करती रही हूँ, फहद ना किया करो। उसका नाम फहद था? जी, फहद। अच्छा, मुझे बताएं कि शादी से पहले शक था नशा करता है या शादी के बाद शुरू किया? नशा ये शादी से पहले का करता था, लेकिन हमें बाद में पता चला है। मुझे तो मकलावे के अगले दिन ही पता चल गया था ना कि ये नशा करता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये ऊपर नहीं आ रहा था ना, नशा, दरवाज़ा बंद कर लिया नशा करने के लिए। तो मैंने उसे बहुत कहा कि फहद ना करो नशा, ना करो नशा। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं ऊपर आ गई हूँ, तो ऊपर आया वो मैंने तब भी कहा कि फहद ना करो नशा। तो अपनी माँ के बाहर तक आवाज़ ना जाए तो ना कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया।
कमरे का दरवाज़ा बंद किया। अब हदीद, मेरा छोटा बेटा हदीद, उसको दवाई देनी थी, वो दूसरे कमरे में थी। तो मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया हुआ था, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था उससे। ठीक है। तो मैंने कहा चलो मोबाइल दो, मैंने अपने बाबा से बात करनी है। अपना मोबाइल भी इसने पासवर्ड चेंज कर लिया ताकि मैं पकड़ूँ तो मुझे पता ना चले। मेरा मोबाइल घर रूम से बाहर था। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने दरवाज़ा खोला है तो मैंने फिर ये उसको गुस्सा आया, फिर इसने मारना शुरू कर दिया। फिर इतना इसने इतना मारा है, सर पे मुक्के मारे हैं कि मेरा ना सर सुन्न हो गया बिल्कुल। मुंह पे थप्पड़ मारे हैं, बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारे हैं। इतना मारा है कि मेरा छोटा जो बेबी है ना ईसा, वो रो रहा था क्योंकि ये क्या हो, खौफ खा रहा था कि अम्मी को मार पड़ रही। हाँ जी, वो ना कर रहा था, वो ना मुझे तातार कहता है, वो कहता है तातार के पीछे हो ना मारो इसे। वो बेचारा मेरे साथ बेड से नीचे गिरा, मैं भी नीचे गिरी हूँ बेड से। मेरे गले के ऊपर पाँव रखा है उसने, शारक पे जी, फाहद ने। यानी कि आपको डराने की कोशिश नहीं की बल्कि आपको मारने की कोशिश। हाँ जी। फिर इसकी माँ आई है नीचे से कि फाहद के क्या हो गया। अच्छा, मना करने की बजाय वो भी मारना स्टार्ट हो गई है। आपकी सास आई तो उसने भी तशद्दुद करना शुरू कर दिया। हाँ जी, उसने बहुत ज़ोर से मारा, उनके हाथ बड़े भारी, बहुत ज़ोर से मारा कि मेरा बिल्कुल ही ना सर जब भी चकराता है दो नज़र आते हैं मुझे, इतना मारा उन्होंने। उसके बाद उस तरह लेके ना मेरे पीछे आया, मैं ना बड़े कमरे की तरफ गई, उस तरह लेके मेरे पीछे आया जिससे शेव करते हैं। तो फिर चार्जर पकड़ा है उसने मारने के लिए। मैं पीछे को हो गई हूँ, मैं टेरेस की तरफ गई हूँ कि मैं बुलाने के लिए, हेल्प करने के लिए कि कोई आ जाए। तो ये माँ और बेटा पीछे आए हैं तो इन्होंने मुझे धक्का दे दिया, दोनों ने मिल के धक्का दिया है। फिर उसके बाद नहीं मुझे याद कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर उसके बाद आपको वहाँ से कौन लेके आया, कोई पता नहीं? नहीं, कुछ पता नहीं। वहाँ पे बस मुझे अब सबकी ज़ुबानी सुनाई देता है कि जिन्होंने मुझे देखा था कि मुझे पाँव से घसीट के अंदर लेके जा रहे थे। एक तो मेरे सर फटा हुआ, इतनी चोट लगी हुई, खून निकल रहा था, और बाजू इतना मेरा था कि चोट लगी थी और इतना खून निकल रहा था, कोनी चिकना चूर हुई, ऊपर से भी हड्डी टूटी हुई। फिर भी वो जानवरों की तरह कहते मुझे पाँव से घसीट के अंदर लेके जा रहा था। मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो हॉस्पिटल में थी। मैं हॉस्पिटल में थी? पता नहीं हॉस्पिटल में थी, वो बाद में पता चला कि मैं हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे फिर एक पुलिस अंकल ने पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने उन्हें बस इतना कहा कि मेरे शौहर और मेरी सास ने मारा है। तो साथ ही खड़ा था तब मेरे हाल में स्ट्रेचर के, तो मुझे कहता पूरी बात बताओ। उसके बाद फिर मुझे याद नहीं, फिर मैं बेहोश हो गई, फिर मुझे कुछ याद नहीं। आपने कितनी की बार मना किया होगा कि जब आपको पता चला कि नशा जो है वो नशा करने पे आ गया है, जो खावंद है आपका उसको मना भी किया कई बार कि नशा ना करो, उसके बावजूद भी ये नशा करता था। आया कि कैसे आपको पता चला कि ये नशा करता है? एक दिन मेरा नीचे वाले कमरे में जब शादी हुई थी, नीचे वाले अंदर वाले कमरे में थी ना, तो ये ना रात को जाता था बाहर और सुबह 5 बजे या 10 बजे, सुबह के 10 बजे वापस आता था। तो तब नहीं मुझे पता था ये करता है। तो एक दिन ऐसे ही ना मैं ढूंढते के ऊपर वाले कमरे में गई हूँ, सारी रात गुजर गई। तो इसकी माँ कहती थी किसी को नहीं बताना कि वो जाता है, वो अपने दोस्तों के पास जाता है, जाहिर सी बात है कतर जॉब करता है तो यहाँ पे दोस्त है, दोस्तों से मिलने जाता है। तो मैंने अपने घर वालों को भी नहीं कहा था कि इतनी देर से घर आता है। इसके एक मामू हैं, वो कहते कि ये तुम्हारे बाप बजाएं, तो उनको भी नहीं बताना। मैं कहा अच्छा। कहते वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। मैं कहा ठीक है, दोस्तों से मिलने जाता है। रात को जाना, सुबह 5 बजे आना, रात को 12 बजे जाना, सुबह 10 बजे घर आना, इस तरह करके आना। तो उसके बाद ना एक दिन ऊपर कमरे में बैठ के, बड़े कमरे में कर रहा था, नशा कर रहा था। तो फिर मैंने देख लिया, नशा करते हुए देख लिया। चरस भर रहा था? नहीं, वो मेथ होती है ना, आइस होती है, जो बोंग बनाते हैं बोतल के अंदर ना, 2 सुराख करके उसके अंदर से पाइप निकालते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट निकाल के तो एक तरफ से आग जला के वो पिघलती है तो अंदर जाती है। नाजरीन, जिस तरह से बिल्कुल ठीक कहा इस खातून ने कि जो आइस का नशा होता है वो इसी तरह से किया जाता है। एक बोतल होती है, उसके अंदर 2 पाइप जो है वो अल्ट्रेशन करके बनाए जाते हैं और अपना नशा पूरा करने के लिए। जिस तरह से
आजकल तलीमी इदारों में जो है वो बड़ा रुझान पैदा हो गया है, ख़ासकर नौजवान नस्ल में। जिस तरह से लड़कियां और लड़के नशे की लत में तेज़ी से जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लाहौर में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम अमूमन अपने प्रोग्राम में, अपने ख़बरों में बताते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर कि वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें। जो वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी निगाह नहीं रखता, उसका हाल जो होता है वो फाहल की तरह जो है वो हाल होता है, क्योंकि घर के अंदर बैठकर वो नशा कर रहा है। क्योंकि उसकी वालदा जो मौजूद है, उसका मामू मौजूद है, उनके सामने ये नशा करता। इसका मकसद है कि ये नशा शादी से पहले भी करता होगा, जो कि इसको लत लग गई थी। और आइस का एक ऐसा नशा है जो इंसान को जो है वो खोखला कर देता है। रिश्तों की पहचान जो है वो भूल जाती है, रिश्तों का तकद्दुस जो है वो भूल जाता है, और कुछ नज़र नहीं आता। ना अपनी बीवी नज़र आती है, ना अपने बच्चे नज़र आते हैं। तो कहते हैं कि जब किसी इंसान ने नशा किया होता है ना, उसे अपनी माँ और अपनी बहन बड़ा बखूबी याद रहती है, लेकिन किसी की बेटी याद नहीं रहती। क्योंकि जो घर से ब्याह कर बेटियां ले जाई जाती हैं, उनको भी अपनी बेटियां जो है वो माना जाता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से के भी होते हैं कि घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें जो है वो मिलन मलाप करवा देते हैं, सुलह सफाई करवा देते हैं, जबकि घर के अंदर ही घर के दुश्मन पैदा हो। तो मैं तो अमूमन कहता हूँ कि जब घर के बाहर गोली चल रही होती है तो बंदा भाग के अपने घर आता है। जब घर के अंदर ही गोली चलती हो तो भाग के कहाँ जाए। तो फिर फाहद को तुमने देखा नशा करते हुए, फिर आपने क्या कहा फाहद को? मैंने उसे कहा ये क्यों कर रहे हो? कहता तुमसे लेके करता हूँ, इस तरह करके ना। तो तब भी मेरे ऊपर वो जो पहला महीना था ना शादी के बाद, बड़ा जहनी तशद्दुद इन्होंने किया, बहुत ज़्यादा किया। मैं कहती थी तुम्हारी मैं मामा को बताती हूँ, कहता ना उनको ना बताना। फिर मुझे था कि चलो वो पहले ही बीपी की मरीज़ है तो मैं बताऊँगी और बीमार हो जाएंगी, तुम छोड़ दो। मुझे कहता था मैं छोड़। क्या मामा को ना बताना कि मैं नशा कर रहा हूँ? हाँ, जबकि मामा को तो खुद पता था इस बात का। इस बात का मुझे इल्म नहीं ना था कि माँ को पता है। मेरे सामने दोनों यही जाहिर कराते थे कि इन दोनों को नहीं पता है। तो उसके बाद पहला महीना भी बहुत ज़्यादा इसने मेरे साथ टॉर्चर, शादी का पहला महीना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जहनी बहुत ज़्यादा दबाव दिया। और छोटी छोटी बात पे मतलब कि स्विच चला रह गया है तो इसके ऊपर इतना डांटना है, माँ ने भी डांटना है, उसने भी डांटना है। एंड पे तो आके मैं यूनिवर्सिटी जाती थी ना, तो ना एक खुद ही इन्होंने कहीं पे नेट का स्विच बंद कर दिया है। तो मैं घर आई हूँ तो आके कहते हैं कि तुमने नेट का स्विच बंद किया, क्यों किया है? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कसम से बात ना करूँ। तब से इसने मेरे पे ना हाथ उठाना शुरू कर दिया। इसकी माँ। कौन कहती? इसकी माँ ने। इसकी माँ कहती तुमने नेट का स्विच बंद किया कि मैं अपने बेटे से बात ना करूं? बात ना करूं जी, ये ना करूं। मुझे मामा घर नहीं आने देते थे और फिर कहते थे कि उनको मतलब एहसास ना हो कि मेरे साथ सही रहते थे। इस तरह करके जब मैंने आना होता तब सही हो जाना, जब मैं जाती फिर छोटी छोटी बात पे इतना डांटना। इवन के खाना भी सिर्फ एक टाइम ही खाना है, कुछ भी नहीं और करना। नाजरीन, जब बेटियां ब्याह के ले जाई जाती हैं तो उसको अपनी बेटी माना जाता है। बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी ख़ताएं होंगी, लेकिन जब ऐसे लोग रिश्ता लेने के लिए आते हैं तो पाँव भी पकड़ते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं। और सबसे बड़ा हमारे मुआशरे में ये झूठ है कि वालदा की तबीयत ख़राब रहती है, वालिद की तबीयत ख़राब रहती है, भाई बाहर के मुल्क जा रहा है, बहन जा रही है, तो हम चाहते हैं कि खुशियाँ देख लें। लेकिन जिस तरह से ख़ातून की बात की जाए तो अच्छी भली ये तालीम हासिल कर रही थी, यूनिवर्सिटी में जा रही थी, इनके घर में वो रिश्ता लेने के लिए बाकायदा तौर पर आए, मिन्नत समाजत की गई। उसके बाद जब शादी करके ले गए तो फिर शायद कोई बदला लेने के लिए इन्होंने शादी की थी, क्योंकि शादी करने के बाद बजाय कि वो चाहते मोहब्बतें लुटाते, उन्होंने जाते ही जिस तरह से बताया जब शाख साहब ने कि पहले महीने ही मुझे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और इतनी अज़ियत दी और डराते भी थे कि अगर तुमने अपने घर जाके कोई बात की तो तुम्हें मारेंगे, तुम्हें जला देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। आखिरकार यही हुआ कि जिस तरह से खातून ने बताया कि पहले खामन तशद्दुद करता रहा, फिर शोर की आवाज़ सुनकर जब वालदा ऊपर आई तो उसने आकर देखा कि बच्चा जो है वो बहू को मार रहा है, बजाय उसको छुड़वाने के, सुलह करवाने के। खातून ने भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ताहाल अभी जो है वो
मुलजिम के हवाले से जो कि इनका खामद है वो भी बात करेंगे। फिर उसके बाद जो आपके 2 बच्चे हैं वो भी आप जब ज़ख्मी हुई वापस घर ले आई थी? नहीं, तब वो कहती ना कि फ़हद इसको कहो कि उसका दोस्त शानी एक वकील है, कहती उसको कहो कि ये पागल है, पागल करार करवाओ, फिर इसको मुकाओ करो, या इसने मरना तो है ही है, चाहे ऐसे करो इसको मुका, चाहे इसके बाप के घर भेज के इसका मुका करो, ऐसे मतलब कि इसको ख़त्म करो। तो कहती पहले इसे कहो कि ये पागल है, नहीं तो इसने पूरी गली में कह देना कि तुम नशा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, इस तरह करके। आपके 2 बेटे हैं कि बेटी है? 2 बेटे हैं मेरे। जब पहला बेटा पैदा हुआ था तो ससुरालियों ने बड़ी खुशियां मनाई होंगी? नहीं, पहले बेटा अभी खुशी की खबर मिली है तो उस दिन भी मेरी सास ने इतना बोला है ना कि सिर्फ एक मशीन खराब हुई थी। मैं तो कहता हूं कि तौबा नाउज़ बिल्लाह, कहना नहीं चाहिए। इज्जत, जिल्लत, शोहरत अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है, वो बेशक जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। लेकिन अगर इस खातून ने बेटियां पैदा की होती तो जो आज इसका ये हाल है शायद बहुत देर पहले हो जाता, क्योंकि कुछ लोग जो है वो मैं समझूंगा कि जाहिल लोग होते हैं जो बेटियों को पसंद नहीं करते। बेटी से ही घर का जो है वो रुझान शुरू होता है, और जिस घर के अंदर बेटी नहीं होती वहाँ पर रहमत भी नहीं होती। इसलिए बेटी का जो रुतबा है वो सबसे ऊपर है, माँ का रुतबा है जो सबसे ऊपर है, क्योंकि औरत जो है वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। जिस तरह से 2 बेटे पैदा किए इस खातून ने, अगर उसकी जगह ये बेटियां पैदा करती तो शायद इनके घर में बहुत देर पहले इस बात से लड़ाई झगड़ा होता कि तुमने 2 बेटियां पैदा की हों। क्योंकि अमूमन देखने में आता है कुछ लोग जो है वो बेटियों को पसंद नहीं करते। रोज़ाना हम देखते हैं कि किसी ने बेटी की खातिर जो है वो अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है, सास ने अपनी बहू को जलाने की कोशिश की। उसकी वजह यह है कि बेटी पैदा क्यों की। हाल ही में हमने देखा कि एक लाहौर में एक वाक़या भी पेश आया जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ था कि बेटी पैदा क्यों की। उस पर जो है वो खामद ने, सास ने और बहन भाइयों ने जो है वो अपनी बहू को तशद्दुद किया कि तुमने बेटी पैदा क्यों की। अगर इंसान के अपने बस में हो बेटी या बेटा पैदा करने की तो आज शायद बहुत सारे घरों में बेटे ही बेटे होते और बेटियां ही बेटियां होती। इसलिए जो भी अल्लाह तबारक ताला देता है उसको आमीन करना चाहिए। जिस तरह से 2 बच्चे आपके हैं छोटे, जिस तरह से मैंने बताया कि अगर बेटियां होती तो इन्होंने तो शायद आपके साथ जो आज हुआ है, पहले बड़ा कुछ होना था। जो लोग बेटे पैदा होना पे जिस तरह से आपने बताया कि वो खुश नहीं थे, वो तो कहती तुमने इस घर के लिए किया क्या है, वो यही कहती रहती तुमने इस घर के लिए किया क्या। घर के चिराग पैदा किए हैं, घर के वारिस पैदा किए हैं, खानदान के सपूत पैदा किए हैं। वो तो पानी ठंडा पीने को नहीं देती थी, ताला लगा के रखती थी किचन को, मांग लो कभी पानी ठंडा, मुझे नीचे अपने सामने नहीं आने देती थी। तो अगर कभी मैं फ़हद को कह देती थी कि पानी ला दो नीचे से, तो कहता था होटल में आई हुई हो। फ़हद कहता था ठंडा पानी पीने के लिए क्या होटल में आई हुई हो? कहाँ जाती फिर तुम अगर ना देता तो? फिर मैं नलके का पानी पीती थी, वही टैंकी वाला। ऊपर गैस नहीं आती थी ना, नीचे फिल्टर लगा हुआ था, साथ में गैस नीचे भी आती थी, ऊपर वाले हिस्से में नहीं आती थी। फ़हद की बहन थी कोई? नहीं, फ़हद अकेला ही है। अकेला ही इकलौता बेटा था? हाँ जी। उस खातून की अगर कोई बेटी होती तो शायद उसको इस बात का एहसास होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों की बेटियाँ नहीं भी हैं, वो अपनी बहुओं से बड़ा प्यार करती हैं। लेकिन अगर उसकी बेटी होती तो शायद उसको पता होता कि वो अपने ससुराल में उसके साथ, अल्लाह ना करे तौबा नाउज़ बिल्लाह, अगर उसके साथ वहाँ पर कोई जुल्म ज़्यादती जबर होता तो शायद इस खातून को इस बात का इल्म होता कि बेटियाँ किस तरह से जो है वो रखी जाती हैं। और बेटियाँ जब पैदा होती हैं तो कितना अल्लाह तबारक ताला घर में जो है वो नेमतें पैदा करता है। मैं मौजूद हूँ फिर उसी खातून के साथ जिसको बाकायदा तौर पर 2 अफराद ने छत से धक्का देकर गली में फेंका और ज़ख्मों से चूर होकर ये अस्पताल पहुंची। अच्छा, फिर हम वहीं से शुरू होंगे। फिर मामलात किस तरफ चले गए? जुल्म व ज़्यादतियाँ होती रहीं, तशद्दुद करते रहे। फिर उसके बाद बच्चे भी जब पैदा हुए तो खुशी ना मनाई, ना कोई ऐसा महसूस करवाया और कहा तुमने हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए क्या कर रही हो। फिर जब आपको तशद्दुद कर रहे थे उसकी वालदा साथ थी जब आपको धक्का दिया? सीढ़ियों से गिरी थी या बाहर गिरी थी? नहीं, सीढ़ियों से नहीं गिरी थी।
ये मुझे मारते आ रहे थे, पीछे उस तरह लेके आ रहे थे ना, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए इनसे आगे भाग रही थी। तो टेरेस की तरफ मैं गई हूँ, हेल्प के लिए गई हूँ टेरेस की तरफ। तो टेरेस से फिर मुझे गली में इन्होंने धक्का दिया है। धक्का देने वालों में आपका शौहर था और आपकी सास थी? जी, दोनों थे, दोनों मौजूद थे। फिर उसके बाद? फिर धक्का देने के बाद मुझे नहीं याद फिर क्या हुआ, बस फिर मुझे तो ये बताया कि गली वालों ने देखा है, मुझे टांगों से घसीट के अंदर लेके जा रहे थे, मैं खून से लथपथ थी। बाजू की हड्डी कितनी जगह से टूटी है? बाजू की हड्डी एक यहाँ से टूटी है और ये कोनी तो बिल्कुल चकनाचूर। कितने स्टिचेस हुए हैं? 50 के करीब स्टिचेस लगे हैं। 50 के करीब। 5 घंटों का ऑपरेशन था, वेंटिलेटर पे उन्होंने रखा हुआ था। वो कह रहे थे जान रिस्क में आ जाएगी अगर वेंटिलेटर नहीं यूज़ करेंगे, मसनूई सांस दे रहे थे। यानी कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन थी। जी, बड़ी मुश्किल से ऑपरेट किया उन्होंने। जो छोटा बच्चा है वो आपका, वो भी हार्ट पेशेंट है? जी, जो मेरा छोटा बेटा है हदीद 4 माह का, वो भी हार्ट पेशेंट है। उसकी इन्होंने फाइल्स भी नहीं दी, जो चिल्ड्रन की फ़ाइल बनी है उसके अलावा उसका वहाँ इलाज नहीं होना, और ना ही मेरा मोबाइल दिया, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनके पास ही हैं। इसकी माँ ने जानबूझ के छुपा के रख दिए हैं कहीं पे। वो पहले भी ऐसे करती थी, मेरा शनाख्ती कार्ड भी रख दिया छुपा के। जो मेरी चीज़ें होती हैं ना, या तो वो फेंक देती थी जब मैं इधर मामा की तरफ आती थी, या छुपा के रख लेती थी, इस तरह करती थी। अच्छा, मुझे बताओ, जब ये वाकया पेश आया, तुम्हें छत से गिरा दिया गया, उसके बाद फाहद को पुलिस ने उसी वक्त पकड़ लिया था तो या बाद में पकड़ा? पता नहीं, मुझसे जब पुलिस वाले पूछ रहे थे ना कि आपको क्या हुआ है, तो मैंने कहा कि मुझे मेरे शौहर ने और मेरी सास ने बहुत मारा है, इतना ही बोला गया, मुझसे ज़्यादा बोला नहीं गया। तो वो फिर फहद बोल रहा था कि पूरी बात बताओ, तो उसके बाद वो पुलिस वाले अंकल ने कहा कि तुम चुप करो उसको। तो उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, कहाँ मैं गई, फिर मुझे होश नहीं थी, सर पे चोट लगी थी ना, तो मुझे नहीं होश थी मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो बच्चे थे वो बच्चों को आपकी सास यानी कि उसकी बच्चों की दादी लेके कहीं चली गई थी? हाँ जी, वो बच्चों को मेरी सास लेके पीछे से गायब हो गई थी, क्योंकि जिस रात मुझे मार रहा था ना, उसी दिन कह रहा था, कहता तुम्हारी यहाँ से लाश जाएगी, इसने ना ताले सारे लगा दिए। मैंने कहा मैंने पापा के पास जाना, मुझे पापा से बात करनी है। तो कहता कोई नहीं जाना कहीं पे भी, तुम यहाँ पे ज़बरदस्ती रहोगी, या तो यहाँ से तुम्हारी सिर्फ लाश ही बाहर जाएगी और बच्चों को तुम्हें देखना भी नहीं नसीब होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपके अंदर ऐसी गलती थी कि आपकी सास जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि घर में बच्चे भी हैं, घर में सब कुछ होने के बावजूद आपके साथ इस तरह की मुखालफत, इस तरह के लड़ाई झगड़े, तशद्दुद करना, यहाँ तक कि कत्ल करने की नीयत से? कभी आपने अपनी सास को नहीं कहा कि जिस तरह से आप मुझे रखना चाहते हो मैं उस तरह से बन जाऊँगी? नहीं, मैंने बहुत दफ़ा कहा, मैंने कहा आपको मेरा खाना नहीं पसंद आता तो बता दे मैं कैसे बनाऊं। बल्कि ये रमज़ान पिछला गुजरा, एक रमज़ान में वहाँ रही हूँ, उनको मैं सुबह सहरी बना के देती थी, रोटी बना के देती थी, सब कुछ देती थी, कुछ करने भी नहीं देती थी। रात शाम को अफ्तारी के टाइम भी सब कुछ उनकी जाए नमाज पे उनको मिलता था। तब वो 1 महीना उन्होंने कहा कि मेरी बहू बड़ी अच्छी है। फिर उसके बाद अचानक पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, पता नहीं वो मुझे फहद के साथ मुझे खुश नहीं देख सकती थी, कहती थी देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करूँगी। जब हदीद होने वाला था ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे इधर छोड़ गई, मामा की तरफ छोड़ गई, वापस लेने ही नहीं आते ही नहीं थे। जब मैं तो मेरा ना छोटा बेटा ईसा बीमार हुआ, मैं गई ईसा को लेके उधर, मैं कहा फहद जाना है, तो उसकी माँ कहती तुम क्यों आई हो, हम तो तुम्हारी एक रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और आप यकीन जाने बाहर डस्टबिन में पिज़्ज़े के डब्बे पड़े हुए थे, बड़े बड़े डब्बे पड़े, यानी कि तुम्हें एक रोटी भी नहीं दे सकते और खुद पिज़्ज़े खा रहे हैं? हाँ जी। तो मैंने कहा कि ये क्या देखें तो सही क्या है। फिर मैंने कहा मुझे बताएं मैं किस तरह रहूं, क्या करूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक रहें मेरे साथ। ओके, तो उसकी माँ बस मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। क्या वजह थी ऐसी कि वो बर्दाश्त क्यों नहीं करती थी? और एक चीज़ मुझे बताओ कि जो आपके जो बच्चे थे, 2 जिस तरह से 2 बच्चे हैं ना आपके? जी जी। अच्छा, 2 बच्चों के साथ जिस तरह से दादी के, नानी के बड़े प्यार होते हैं, आपकी अम्मी भी मौजूद है यहाँ पर, उनसे भी मैं अभी बात करूँगा, नानी की जान होते हैं जो बच्चे होते हैं बेटी के, तो आपके साथ तो लड़ाई झगड़ा रहता था। क्या आपकी सास बच्चों के साथ प्यार करती थी कि उनको भी धुतकारती? नहीं, वो बड़े बेटे के साथ करती थी,
बड़े बेटे के साथ करती थी, लेकिन एक हद तक जब वो तंग करने लग जाता था फिर मुझे दे देती थी वापस। लेकिन ये जो छोटा बेटा है ना, इसको तो पकड़ती ही नहीं थी, कहती थी अब नॉर्मल बच्चे पैदा कर दिए, नॉर्मल बच्चे पैदा करके मेरे सर पे मार दिए। ये अब नॉर्मल तो नहीं है, बेशक वो दिल का मरीज जरूर है। तो कहती है अब नॉर्मल बच्चे, इसको तो पकड़ती भी नहीं थी क्या बिल्कुल। तुम्हारे इख्तियार में है कोई बेटी पैदा करना? तुम्हारे इख्तियार में है कोई बेटा पैदा करना? तुम्हारे इख्तियार में है कोई बच्चे नॉर्मल या अब नॉर्मल पैदा करना? नहीं, कुछ ये तो सब अल्लाह के हाथ में है। जब मैं हॉस्पिटल जाती थी ना, तो वो मेरी डॉक्टर कहती थी, लिख के बाकायदा हर माल देती थी कि तुम्हें ग़िज़ा की सही ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो पता नहीं उन्हें मेरे से क्या तकलीफ़ थी, मैं पूछती भी थी। मेरे से दूध और अंडे अपने कमरे में छुपा के कबर्ड में रखती थी, इस तरह करके रखती थी, और लोगों को कहती थी मैं इसको खिलाती हूँ। एक टाइम से ज़्यादा रोटी नहीं खानी, मतलब कि तब सुबह का नाश्ता तो होना ही नहीं। और अगर कभी मैंने बना के खा लिया तो फिर अपने घर वालों को, अपनी बहनों को फ़ोन करके कहना है ये पराठे बना बना के खाती है, ये ऐसे करती है। तो पराठा मैं एक चाय के साथ रोटी खाती थी। तुम्हारा हक था, पराठा खाओ या पराठे खाओ, अंडे खाओ या गंडे खाओ, जो मर्जी खाओ, ये तुम्हारा हक था। तुम्हारे मियाँ का घर था, तुम्हारे बच्चों का घर था, तुम्हारी माँ थी, वो तुम्हारी जो सास है उसको भी तुम्हें अपनी बेटी समझना चाहिए था। मैं कहता हूँ कि जो नौजवान, जो इस तरह के लोग होते हैं, जो इस तरह के मर्द होते हैं, जब खातून मिन्नत तरले करके, समाजत करके घर से खाना खाएगी, तो जब वो बाहर किसी से मंगवाएगी, चाहे पैसे देकर जो है वो मंगवाया जाए, लेकिन फिर मर्द जो है वो अपनी गैरत दिखाते हैं, जी मेरी बीवी ने फ़लाँ बंदे के साथ फ़ोन पे बात करके खाना क्यों मंगाया। अगर तुम उसे खाना नहीं दोगे तो वो कहाँ से खाएगी? आखिरकार वो बेचारी अपने वालदेन के घर, करीब ही उसका घर है, वालदेन के घर आई है। उसके वालदेन कोई भी हो, मैं कहता हूँ चाहे जानवर के हो चाहे वो इंसान के हो, वालिद वालद होता है, वालदा वालदा होती है, सर के ताज होते हैं माँ बाप जो होते हैं बच्चों के। तो अगर वो पराठा मांगती थी तो फिर वो कहाँ, किससे पराठा मांगती? अगर वो खाने के लिए कोई अंडा मांगती थी फिर किससे मांगती? अपने शोहर से मांगना है, किसी दूसरे बंदे से मांग के अपने ऊपर तोहमत लगवानी है। जिस तरह से अगर फ़र्ज़ करें आप किसी साथ नेबर से उसको भाई बनाया हुआ है, या वो आपका कज़न है, जो भी है, अगर आप उससे कुछ चीज़ लेके खाती फिर इसकी गैरत बड़ी जागनी थी। नहीं नहीं, कुछ भी, मैं किसी से कभी कुछ नहीं मांगा। बल्कि ये जो सी थी ना, इन्होंने मेरे ना ईसा हुआ मेरा पहला बेबी ना, 9 माह मैं मामा की तरफ रही हूँ, तब ना मशीन पे लड़ाई हो गई थी। तो बड़ा ही बोली कि तुम्हारी माँ ने दिया क्या, ये क्या, गालियाँ बड़ी निकाली। तो ना मैं गई हूँ, मुझे कहती कि छिला मेरी तरफ ही करना है। मैं कहा ठीक है, कि फहद ने आ जाना कतर से। मैं कहा ठीक है। तो अभी ऑपरेट हुआ था। बाहर के मुल्क में रह के ये बंदा कंगला मंगला था, आपको देता भी कुछ नहीं था। इसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी, 7 लाख के करीब थी। हमने वो 7 लाख क्या करना जब तुम्हारे लिए एक पराठा और एक अंडा ही नहीं था। हमारी तरफ से 50 लाख तनख्वाह होती। तो वो कहते कि ना तुम फहद ने आना है तो तुमने इधर रह के चिल्ला करना है। मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन वो सुबह के टाइम ना नाश्ता करके ना फिर मैं कैप्सूल खाना था, तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मैं गिरी कमरे में, मैं गिरी। मुझे अकेले पीछे कमरे में छोड़ देते थे, खुद माँ बेटे आगे वाले कमरे में रहते थे। मैं अकेले ऑपरेट में बच्चे को भी संभालती, सारा कुछ करती। तो खाना नहीं दिया। मैंने एक दफ़ा कहा कि मुझे ना 3 टाइम खाना दे दिया करें, तो बड़ा इन्हें गुस्सा किया कि तुमने ये बात की कि 3 टाइम खाना दे दिया करें। तो मेरी मामा आई, मैंने कहा मामा खाना नहीं वो देते, मैंने छिला आपकी तरफ करना है। तो ना बोलते हुए मामू ससुर और मेरी सास बाहर आई हैं, और ना मेरे से ना मेरे बच्चे को छीन लिया। मैंने कहा ये बच्चा मेरा दे मुझे। तो मेरे पेट पे जहाँ पे ऑपरेट हुआ था ना, वहाँ पे इतनी ज़ोर से टांग मारी, तो बहुत ज़ोर से मारी। फिर दूसरी बार फिर मारने लगी, तो फिर मेरी मामा ने मुझे पीछे किया, फिर वो इधर ले आए। इस तरह करके वो करती थी, मारती थी। अभी ये इंसिडेंट जो है इससे 2 हफ्ते पहले सिर्फ एक उबले हुए पानी वाले पतीले पे कि तुमने पानी नहीं उबाला नीचे। मैंने कहा आप ऊपर से ले लें, ऊपर हैं। दोनों माँ बेटे बाहर से खाना खा के आए, KFC खा के आए हैं, मेरे लिए नहीं लेके आए। तो मुझे जब पता लगा तो कहता वो तुम्हें खिला के राज़ी नहीं है, मेरी माँ तुम्हें खिला के राज़ी नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है। तो इतनी लड़ाई की, मेरे पहले नीचे बाल खींचे हैं, बड़े बाल खींचे, बड़ी ज़ोर से खींचे हैं। फिर मैं ऊपर आ गई अपने कमरे में। मैं ना ज़मीन पे बैठी थी, रो रही थी। तो ज़मीन पर मैं ना मेरी मामा कहती तुमने आगे से बोलना नहीं, जब ऐसे हो ना सिर्फ अल्लाह को याद करना।
मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही, कहती है अपने बाप के जनाजे पे पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है। फिर इन्होंने बाल खींचे, इतना मुझे थप्पड़ मारे, इतने बाल खींचे। और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ तब भी उन्होंने मारा, तो आगे से फात कहता माँ तुम ना मारो नहीं तो तुम्हारे पे सारा नाम आ जाएगा। मेरे साथ लड़की मौजूद थी जो बेचारी मुतासरा अपनी फैमिली के मतलब बता रही थी कि ससुराल में इसके साथ क्या जुल्म और ज़्यादती होती रहे हैं। जिस तरह से खाने को कुछ भी ना देना, ऑपरेट भी हुआ था, बच्चे पैदा किए हुए थे, तो उस दौरान भी इसको जो है वो दुत्कारते रहे, कमरे में बंद करते रहे और बाकायदा तशद्दुद करते थे। और तशद्दुद करने के साथ साथ कहते थे चीखें क्यों मारती हो। जब वो तशद्दुद उसको बर्दाश्त नहीं होगा तो वो चीखें भी मारेगी। मेरे साथ उनके यहाँ पर वालिदैन भी मौजूद हैं। मैं मौजूद हूँ उस खातून के साथ जिसका लखते जिगर आज ज़ख्मों से चूर चूर है, जिसने अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर विदा किया, रुखसत किया, लेकिन उसे क्या पता था कि 3 साल भी मुकम्मल नहीं होंगे और उसकी बेटी जो है वो मौत के मुंह से वापस आ जाएगी। जिस तरह से ससुरालियों ने तशद्दुद किया, उस माँ का क्या हाल होगा। बेटी का तो चलो ससुराल वालों ने हाल कर दिया, और जिसका ये लखते जिगर था उसका आलम क्या होगा, उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं जी, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, बेटी को बड़े चावों के साथ, जैसे कहा जाता है ना, बड़े शौक़ के साथ विदा किया, मेरी बेटी का घर बस गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी घर चली गई है। क्योंकि जब बेटियां ब्याह के घर चली जाती हैं तो वालिदैन एक सुख का सांस लेते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं वो, जिस तरह से अभी आपने लिया है कि मेरी बेटी अपने घर चली गई है। लेकिन जब बेटियां इस तरह से उजड़ फुजड़ के ज़ख्मों से चूर होकर घर वापस आ जाती हैं तो क्या कलेजा है, क्या आप पे बीती होगी। मेरे से तो इस हवाले से बात नहीं हो रही कि जिस तरह से मैं समझता हूँ कि मैं एक माँ से बात कर रहा हूँ कि आपका जिगरा क्या जिगरा होगा, आपका दिल क्या इतना बड़ा दिल होगा कि सामने बेटी बैठी हुई है और ज़ख्मों से चूर है। 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 जो है वो टांके इसकी बाजू पर लगे हुए हैं। वो बेचारी ना सही तरह से खा सकती है, ना सही तरह से पी सकती है, और आखिरकार 3 साल नहीं गुजरे, जिस बेड से वो गई थी उसी बेड पे दोबारा वापस आ गई है और अपने साथ 2 बच्चे भी लेके आई हैं। क्या कहेंगी? बस अभी तो ये पढ़ रही थी तो इसके ये रिश्ते के लिए आए, उन्होंने तरले मिनते करके रिश्ते लिए हैं। रिश्ता करवाने वाले ने कराया था, बचोले ने? नहीं, ये मेरी अम्मी के घर के साथ रहती थी। अच्छा, ठीक है। तो वहीं से इसने देखा है शाखसार को, तो अम्मी के घर आई, कहती कि मैंने, चाची आप इसे मेरी बेटी बना दें, चाची आप मुझे बड़ी अच्छी लगी है। उसको कहना था बेटी बना दो, सही मैं तो बना देती हूँ, तुम भी तो बनाओ। बस ऐसे करते करते काफ़ी देर आती रही अम्मी के घर। फिर अम्मी ने ऐसे इसके रिश्ते की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बीना ने मुझसे पूछा है। पहले मैंने नहीं पूछा, चलो बात हो रही है तो चलो देख लेते हैं कि पास हैं तो कर लेते हैं। तो ऐसे करके बात हो गई है। तो अभी ये पढ़ रही थी, BS माइक्रोबायोलॉजी में BS ऑनर की है इसने, कुरान हाफिज है माशाल्लाह। तो 3 माह इसके अभी रहते थे, सेमेस्टर के आखिरी सेमेस्टर के कंप्लीट होने में। गुलाब देवी से इसने किया है, तो ऐसे करके रिश्ता हो गया। तो 3 माह अभी नहीं हुए तो इन्होंने एकदम से कहा कि शादी कर दो। हमने कहा कि अभी शादी नहीं करनी, अभी तो वो पढ़ रही है। तो कहती है मैंने पढ़ के अभी थोड़ा जॉब करूँगी तो फिर मैं शादी करवाऊँगी। कहते नहीं बड़ा, हमने कहा कि शादी करनी है तो शादी ऐसे ही तो नहीं ना हो जाती। कहते नहीं हमारे घर सब कुछ है, तुमने पढ़ाया है। इसका मामू जो है ना ससुर, वो कहता है कि नहीं तुमने इसको इतना पढ़ाया, कुरान हाफिज है, और तुमने क्या करना है। कहते ये बीमार शिमार रहती है तो चलो आ जाएगी, दोनों मिलके रहेंगी। मैंने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जो ऐसे मामलात आते हैं ना, शादी के बहाने होते हैं। लड़के की माँ बीमार है, लड़के का बाप बीमार है, लड़के की बहन जा रही है पक्की अमेरिका जा रही है, दीगर ममालिक में जा रही है, तो हम चाहते हैं कि इसकी शादी जल्द हो जाए ताकि ये लोग जो है वो इस दुनिया से जाने से पहले खुशियाँ देख लें। लेकिन तौबा नाउज़ुबिल्लाह, दुनिया में वो तो गए नहीं, इसको भेजने की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। जिस तरह से अगर बालकनी से धक्का दिया गया था, अगर बच्ची का सर जो है वो ज़मीन पर आकर लगता तो इसका दिमाग जो है वो फट जाना था, इसने मर जाना था। अल्लाह ने इसको नई ज़िंदगी दी है। फिर क्या कहेंगे आप? फिर वो आए हैं, इसका हालू ससुर था, मामू ससुर, और ये आए हैं कहते हैं कि नहीं आप कर दो, वो ठीक नहीं रहती, हम जिम्मेदार हैं, हम करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कर दो।
तो जब ये इंटर्नशिप पे गई है तभी अपने सारे रिश्तेदारों को बताती थी मेरी बहू जो होने वाली है वो बड़ी पढ़ी लिखी है, ऐसे है, बस कर ली है। शादी पे भी वैसे अचानक से फटाफट इन्होंने कर दी है। बहू में कौन से फिर कीड़े नजर आ गए, क्यों फिर मारने पे तुल गए? लोगों को शादी से पहले बताती फिरती थी मेरी बहू बहुत लायक है, मेरी बहू जड़ी है वो डॉक्टर बन रही है, मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, उन्हें नया इम्तिहान देता है। जब वो चली गई है घर के अंदर तो फिर उसको जाके जिस तरह से वो बताया शाख सर ने कि 3 टाइम रोटी की रिक्वेस्ट की थी कि 3 टाइम रोटी दे दो, नहीं देते थे, रोटी भी नहीं देते थे। ऐसे बस यही कहते थे हम दोनों माँ बेटा जो है ना, माँ और बेटा किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बस इसे अपने पास ही रखती थी। वो 3 माह बाद चाहता था 3 माह बाद 1 महीने के लिए आता था, तो उतने अरसे में इसे मार पीट के उससे गाली गलौज करती रहती थी, ये बर्दाश्त करती रहती, हमें भी नहीं बताती थी कि मेरे साथ क्या फिर करती उसके बाद लोगों को ये बताती फिरती थी कि मेरी बहू जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी है। तो फिर कौन सा फिर वो ऐसा दिन था जब ये बारात आई, यहाँ से हंसी खुशी चले गए? हाँ बस लेके आई है सारा कुछ। फिर उन्हीं दौरान इसे पढ़ रही थी, वहीं से इसे ससुराल में ये शौकत खान हमसे 3 दफ़ा कॉल भी आई है जॉब के लिए कि आप कर लो, तो वो भी नहीं इसने करने दी। कहती थी करनी है तो किराया मेरे पास नहीं है, करनी तो कर लो। बाद में फिर नहीं गई तो फिर इसे ताने देती थी कि मैं तो कमाती थी, मैं जब नर्सी तुमसे बेहतर तो मैं थी, तुम तो नकम्मी हो, घर बैठी हुई हो, ये करती हो वो करती हो। ना इसे कभी एक जूता तक नहीं लेके दिया, कभी कपड़ा नहीं लेके दिया, जो हम देते थे वो अगर कोई दिन दिहाड़ आता था त्यौहार वगैरह तो कहती थी कोई कुछ ना लाए, फल ले आओ, ये कर लो वो कर लो, इसे कोई चीज़ नहीं देखे, अगर कोई चीज़ लेके आएंगे तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। बस अक्सर ये इधर ही इसे को छोड़ जाते थे, वो आता था कभी लेने आता था कभी नहीं लेने आता था, ऐसे करते करते टाइम गुजर गया। कभी जब पहली दफ़ा इस पर तशद्दुद किया गया, कभी माँ बन के नहीं जाके पूछा मेरी बेटी का कसूर क्या है, मेरी झोली में डालो, मेरी बेटी ने कौन सा ऐसा तुम्हारा नुकसान किया है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो कि शादी के पहले महीने में ही उसको तशद्दुद करना शुरू कर दिया है? क्या ऐसा नुकसान कर दिया कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर रहे? माँ बन के कभी नहीं जाके पूछा, कभी नहीं इसने आके घर बताया? हमें इसने कभी बताया ही नहीं था। एक दफ़ा वो भी अम्मी के घर आवाज़ आ रही थी तो हमने देखा पता नहीं क्या हुआ है, तो हम गए हैं तो क्या मशीन जो कपड़े धोने वाली थी ना वो ख़राब हो गई। कहती इसने ख़राब कर दी, मेरी लाख रुपए की मशीन है, मुझे मशीन दो। तो बस इसी वजह से हुआ है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से कि क्या इंसान की कीमत मशीन से बढ़कर है? क्या मशीन इससे महंगी थी? अगर मशीन का कोई बटन ख़राब हो गया, मशीन की कोई तार टूट गई, मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, तो उसके लिए बाहर कारीगर बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन बैठे हुए हैं, 500 1000 2000 में ठीक हो जाती है। बहू को मशीन का ताना देना, फिर उसके बाद बार बार ये मैं कहता हूँ अमूमन कि जहेज़ भी एक बहुत बड़ी लानत है कि जो जहेज़ के सिस्टम चले हुए हैं, कुछ ऐसे गरीब घर की बच्चियां हैं जो आज भी अपने घर के अंदर बूढ़ी हो रही हैं, उनके पास जहेज़ नहीं है और लोग जहेज़ लेकर शादियां करते हैं। जहेज़ के भी ये ताने मारते थे कि जहेज़ क्यों नहीं दिया? जी बिल्कुल, जहेज़ के भी कहते हैं तुम लोगों ने तो उसको मगरों ला दिया है, ये कर दिया, उसे कुछ मगरों कहना सी तू लैन आई है तो असी लाया वे कि तू असी तेरे मगर लाती है। बस यही कहती तू कुछ लेके नहीं आई, तू कुछ लेके नहीं आई। कहती है मैं बैठी होती तो बोलना था कि फरिश्त बना के दे देते जो जो आपको चाहिए था, क्योंकि राजकुमार साहब जो है ना आपके बेटे, वो इसको बड़े उन्होंने पलकों पे बिठाया हुआ था और इसको जो है वो बड़ा सोने के निवाले खिला रहे थे। अपने घर में शादी करके ले जाके नशा वो करता था, 3 टाइम उसको रोटी नहीं दे सकता था, तो ताने आपको मारते थे वो। तेल वाले दिन हमसे लेके गई है, तोला की अंगूठी लेके गई है, स्मार्ट वॉच लेके गई है, कपड़े अपनी बहनों के 16-16 हज़ार का एक सूट लेके गई है, फिर वो भाइयों के 7-7 हज़ार के ये हमसे पैसे लेके गई। कहती है हमने लिए, ये मुझे पैसे दो, वो लेके गई है तेल वाले दिन हमसे। तो हमने कहा कि चलें ठीक है, कि खरीदारी खुद की, बिल आपको दे दिया कि ये बनाए। हाँ, वो कहती है इसका बहनोई है वो खुरम दस्तगीर उसका ना पिए है, वो लेके आया है। बस ये इसको मारते भी थे, करते थे ना, कह रही है, कहती थी मैं बता दूंगी किसी को, तो कहते हैं कर दो, पकड़ के ले जाएंगे ना, वो हमें छुड़ा लेगा। अब तक छुड़ाया तो नहीं, अब तो जेल में सड़ रहा है। कहता बस इतना डरा के रखा। किधर गया वो जिसका आप नाम ले रहे हैं? अगर वो अब वो पकड़ा गया है, जेल के अंदर है, 324 का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसमें कहाँ गया वो अब छुड़ाने के लिए? बस वाह, अब गली में भी आके तो जो जिन्होंने देखा था उनको भी धमकियां देती है कि मैं जो गवाही देंगे मैं उनको छोड़ूंगी नहीं।
अच्छा, धमकियां दे रही है कि गवाही कोई ना दे। हाँ, कहते उनको क्या के कहते घर जिन्होंने गवाही दी है ना, कि बताया कि हमने ऐसे गिरे देखा है, ये ऐसे ऐसे मारा, आवाज़ें सुनी है, तो कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। नाजरीन, 324 का मुकदमा थाना शफीकाबाद में दर्ज है। पुलिस ने फिल-फौर SHO शफीकाबाद जो हैं फ़रूक आज़म, फिल-फौर SP सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा की हदायत के मुताबिक मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया। इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया, मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन जो मुकदमे में लड़के की वालदा थी, नामज़द वालदा, जिसको मुकदमे में नामज़द किया गया था, वो मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गई थी। ताहाल पुलिस ने उसकी तलाश में जगह जगह छापे भी मारे, लेकिन खातून जो है वो नहीं मिली। उसके बाद चंद रोज़ गुजरे हैं कि तफ्तीश जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पास चली जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन वाले पहले बड़ी बड़के मारते हैं, जी हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लड़की को इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन नेवर, कोई इंसाफ नहीं दिलवा सके। इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो, जो तफ्तीशी है, वो इनके साथ, मुलज़म पार्टी के साथ साजबाज हो गया। वो पैसों की चमक शमक देख ली होगी, लेकिन याद रखिएगा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हो या IO, ये महकमा पुलिस की कोई आखिरी सीढ़ी नहीं है। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर तैनात है, गुलाम रसूल साहब, अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आपके ऊपर एक DSP भी बैठा हुआ है, DSP के ऊपर एक SP इन्वेस्टिगेशन भी है, उसके ऊपर SSP इन्वेस्टिगेशन भी हैं, DIG भी हैं, CCP और लाहौर बलाल सदीक कमियाना भी हैं, और उसके अलावा IG पंजाब भी हैं। बहुत सारी ऊपर सीटें पड़ी हुई हैं जहाँ पर ये अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंसाफ करेंगे, रोज़े क़यामत आपके साथ भी इंसाफ किया जाएगा। अगर आज आप किसी को इंसाफ देकर उसके घर भिजवाएंगे, तो अल्लाह ताला आपको भी इंसाफ देगा, अल्लाह ताला आपके बच्चों की भी खैर करेगा। लेकिन इंसाफ का जो है वो बोलबाला होना चाहिए। जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि खातून का बयान लिया गया, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और दीगर थानेदार जो है वो दूसरी पार्टी की साइड ले रहे हैं कि जी इस तरह नहीं है, इस तरह से है। मज़ीद भी मैं बात करूंगा, मेरे साथ यहाँ पर उनके वालिद भी मौजूद हैं और इनके मामू भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे पुलिस के हवाले से, क्योंकि ये दोनों मर्द हैं जो थाने में जाते हैं, इनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, इनसे भी बात करेंगे। मैं मौजूद हूँ लड़की के मामू के साथ। जिस तरह से ये पुलिस का भगाया हुआ और पुलिस का सताया हुआ मेरे पास आके बैठा हुआ है, ये बेचारा, जितनी बाहर गर्मी चल रही है, 48, 47, 45, यहाँ तक कि 50 तक जो है वो सूरज आंखें दिखा रहा है। ये बेचारा सुबह दोपहर शाम जिस तरह से डॉक्टर दवाई देता है, इस तरह से ये थाना शफीकाबाद इन्वेस्टिगेशन के चक्कर लगाता है, और वहाँ पर इसको कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। और ये थाने जाता ज़रूर है, लेकिन इसको वहाँ से भिजवा दिया जाता है और कहा जाता है कि अच्छा देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इसको इंसाफ नहीं मिला। मेरे साथ दस्तगीर यहाँ पर मौजूद है। दस्तगीर, मैं देख सकता हूँ कि आप खासे परेशान हैं, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सीम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपकी एक फ़ोन कॉल की वजह से हमारा यानी कि जो FIR है वो दर्ज हुई उसी टाइम। तो दूसरा आपका और कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया, जिनकी वजह से हमारी बच्ची का ऑपरेशन हो सका। यानी 15 दिन से इन्होंने हमें लटकाया हुआ था, यानी कि ऑपरेशन नहीं कर रहे थे अस्पताल वालों ने। अस्पताल वालों ने 15 दिन से हमारा ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। तो आपकी एक कॉल की वजह से और कोहिनूर की वजह से, यानी कि मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि जब ये वाक़या हुआ था तो मुझे मेरे किसी बड़े अच्छे दोस्त ने कहा था एक खातून के साथ ये मिसहैब हो गया है। मैंने फिल-फौर SP सिटी ऑपरेशन को फ़ोन किया, एक कॉल। मैं सल्यूट करता हूँ SP सिटी ऑपरेशन काजी अली रज़ा को, जो कि एक बहादुर इंसान, जो कि एक दर्द दिल रखने वाला इंसान है। उन्होंने फिल-फौर जो है वो SHO को हदायत की कि इसका मुकदमा फिल-फौर दर्ज किया जाए, और मैं सल्यूट पेश करता हूँ SHO शफीकाबाद को भी, जिन्होंने फिल-फौर तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया और मुलजमान की तलाश शुरू कर दी, और फिल-फौर एक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की को जब अस्पताल ले जाया गया तो तकरीबन, दस्तगीर कितने दिन लड़की अस्पताल रही है? तकरीबन 15 दिन रही है, यानी कि 14 दिन वहाँ पे ये सिर्फ खवारी के दिन काटती रही हैं। मैं फिर सल्यूट पेश करता हूँ MS मेयो अस्पताल को, जिनको मैंने कॉल की। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी सीट छोड़ी और लड़की के पास खुद वार्ड के अंदर चले गए, हड्डी वार्ड में, और वहाँ पर जाकर लिस्ट के अंदर इनका
नाम जो है वो इंदराज करवाया ताकि दूसरे दिन इनका ऑपरेट हो सके। और जब इनका ऑपरेट किया गया तो ये 50 जो है वो स्टिचिंग इनकी बाजू पर लगाए गए और इनको दूसरे दिन ही इन्होंने फारिग कर दिया, छुट्टी दे दी, ये अपने घर आ गए। मैं समझता हूँ कि अस्पतालों का भी कोई हाल नहीं और ये थाने में लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं इनका भी कोई हाल नहीं। क्या कहेंगे, फिर क्या हुआ? उसके बाद यानी हॉस्पिटल से वो ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वाले की तरफ गए, वो बहुत यानी हमें तंग कर रहे हैं। तंग से मतलब है कि इधर कल भी आए हुए थे, आके वो हमने उनको बताया कि इनकी जो वालदा जो मुजरिम है, यानी कि लड़के की वालदा जो है मुजरिम है, वो इधर मौजूद है घर में। यानी कि मैं नाज़रीन बता दूं आपको दस्तगीर के हवाले से, दस्तगीर कहना चाहता है कि जो FIR की मुलजमा है हमने उसको बताया है पुलिस को कि आज इस वक्त वहाँ पे मौजूद है और उसको गिरफ्तार कर लें। पुलिस टाल मटोल से काम ले रही थी, उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। लेकिन हमने कई बार कहा कि उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दें, लेकिन इन्होंने सिर्फ उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनको बल्कि मौका दिया कि वो अपनी अबूरी ज़मानत करवा सके। आखिरकार खातून ने अपनी अबूरी ज़मानत जो है वो करवा ली। फिर क्या हुआ? उसके बाद कल आए हैं हमारे पास, तो आके वो हम पर यही जोर दे रहे हैं कि आप सुलह कर लें उनके साथ। भाई क्यों सुलह कर लें इंचार्ज साहब? आपको इस सुलह के अंदर कौन सा मुफादात है? आपको ये सुलह करवाने के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ मिलनी है कि जो आप कह रहे हैं सुलह करवा लें? आपने जो कानून इजाज़त देता है वो करें। सुलह का लफ्ज़ जो है वो क्यों पुलिस इस्तेमाल करती है? दस्तगीर, क्या वजह है, पुलिस क्यों कहती है सुलह कर लो? मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि उनके साथ इनका रवैया बहुत अच्छा है और हमारे साथ जुल्म हुआ है, तो बल्कि होना इंसानियत के नाते कानून के मुताबिक हमारे साथ इनका रवैया। मैं तो फिर कहता हूं कि मुद्दई मुकदमा के साथ पुलिस का मुकम्मल जो है वो साथ होना चाहिए, उनके शाना बिशाना चलना चाहिए। जालिम को जो है वो सज़ा दिलवानी चाहिए, बेगुनाह को घर भेजना चाहिए। और पुलिस तफ्तीश करने से पहले ही खातून को कह रही है कि वो बेगुनाह है। जो लड़की ने बताया कि वो तशद्दुद करती रही है, वो साथ मिलकर ऊपर से नीचे गिरा रही थी, तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो नज़र आ रहा है कि ये खातून इसमें गुनाहगार पाई जा रही है। दस्तगीर, फिर उसके बाद पुलिस की जानिब से अब मुतमिन नहीं हैं आप? जी हम मुतमिन नहीं हैं उनकी तरफ से। आप क्या चाहते हैं, किसी ईमानदार अफसर के पास लगाई जाए तफ्तीश? जी हम चाहते हैं कि कोई अच्छा ईमानदार हो कि जो हमें इंसाफ दिला सके। नाजरीन, मैं ना मुद्दई मुकदमा से भी बात करना चाहूँगा। जो इस केस का मुद्दई है 324 का, मैं चाहूँगा कि उसको भी जो है वो एक बार यहाँ पर लें। मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे पास आ जाएं। दस्तगीर, आप उधर चले जाएं ताकि इनसे भी बात कर सकें। मैं मुद्दई मुकदमा का इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो मुद्दई मुकदमा होता है वो गवाह नहीं होता, जो गवाह होता है वो मुद्दई मुकदमा नहीं होता। मेरे साथ यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या है? मुबारक अली। मुबारक अली। मुबारक अली, आप बड़े शरीफ आदमी हो, सादे से आदमी हो, नमाजी परहेजी आदमी हो। एक बेटी के मैं समझता हूँ कि आपके कांधों पे बोझ आ गया है। ये 3 साल पहले गई थी बेचारी, आज मैं समझता हूँ कि बाजू से माजूर होकर वापस घर आ गई है। क्या कहेंगे? क्या कहना है, इसने पीछे पड़ के रिश्ता लिया है, हम तो करना नहीं चाहते। मैंने कहा यार आपकी बिलादी हो रहा है, हमारी हो रहा है, हमारी और ज़ात है, तुम्हारी और ज़ात है। हम हमारे हैं, आप तक रहे हो। उन्होंने कहा जी बस मैं अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ, मैं अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, ये बाद में भी बढ़ती रहेगी। ये बड़े लाले पापे चोचले जो होते हैं ना, ये लोगों को बड़ा माइल करते हैं, लोगों को बड़े मक्खन लगाते हैं ताकि एक बार इसको ब्याह के लेके आ जाएं तो फिर इनसे बदले लेते रहें। मैं बदले की बात इसलिए कर रहा हूँ कि लड़की ने बताया कि पहले महीने में मुझे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस की जानिब से मैं आपसे बात करूंगा, आपने 324 इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है। सिर्फ ये बताएं, थाना में ख्वारी कितनी काट रहे हो? बहुत ज़्यादा ख्वारी, जब चाहते हैं फ़ोन कर देते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। गर्मी इतनी है, मैं खुद मरीज़ हूँ, शुगर का भी, मुझे फालिक का भी अटैक हुआ है, मुझसे सही बोला मेरी ज़ुबान से। CCPO साहब बिलाल सदीक कमियाना साहब, मेरी आपसे गुजारिश है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है। और DIG इन्वेस्टिगेशन
जनाब इज़्ज़त माब ज़ीशान असगर साहब, मैडम अनूश मसूद चौधरी साहिबा इन्वेस्टिगेशन के हालात चेक कर लें। मरीज़ को टेलीफोन करके बुला लिया जाता है, फिर उसके बाद इसको ख्वार किया जाता है और जितनी गर्मी पड़ रही है कमरे के बाहर बिठा दिया जाता है, गर्म पंखे की हवा आ रही होती है, मुद्दई को मुलज़म समझा जाता है और मुलज़म को मुद्दई समझा जाता है। फिर उसके बाद आपने जब पर्चा करवाया है तो जो आपकी बेटी की सास थी, लड़के की माँ, उसकी गिरफ्तारी के लिए आपने थाने वालों को कहा था कि उसको गिरफ्तार करो? ये कहा था, वो तो उसी दिन भाग गई थी, बच्चे लेकर भाग गई थी। ठीक है। फिर बाद में वो जब वो तफ्तीशी अफसर है हमें बुलाया। तफ्तीशी का नाम क्या है? यासीन मेरा ख्याल है। यासीन सब इंस्पेक्टर के या सही है? ये मुझे नहीं पता। अच्छा चलो जी, यासीन थानेदार है वो। मैं समझता हूँ कि उमर शेख साहब, अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे, आप बतौर CCP लाहौर तैनात थे और आपने इनका बड़ा अच्छा नाम रखा था, बादशाह सलामत। बादशाह सलामत के नाम से इसको मुखातिब किया जा रहा था। जिस तरह से कहा जी, मैं देखा कि बादशाह सलामत गाड़ी में टांग पे टांग रख के बैठे हुए थे, और ये भी बादशाह सलामत है जो यासीन है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी बादशाह सलामत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सच का बोल बाला होना चाहिए और हमेशा सच का बोल बाला ही हुआ है। जो तफ्तीश को गलत रंग देते हैं अफसरान बाला, उनकी रिवर्शन भी करते हैं, उनको डिसमिस भी करते हैं, सस्पेंड भी करते हैं। पुलिस की जानिब से अब कोई तवक्कुआत दिल में नहीं है कि हमें इंसाफ देंगे? हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कौमे को समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। 2-3 दफ़ा तो तफ्तीश कर चुके हैं, फिर भी नहीं। कल भी परसों आए हुए थे। फिर कल बादशाह सलामत आए थे यहाँ पे? कल परसों में है। चलो परसों आए थे, क्या कहते थे? बस आप कहते हैं आप बाहर चल जाओ, हमें इससे बात करनी है। वही से कि आपके घर से आपको बाहर निकाल दिया? कमरे से बाहर निकाल दिया। कमरे से बाहर निकाल दिया कि चले जाओ? हाँ जी, कमरे से बाहर चले गए हम। फिर बाद में बात की। बाद में क्या बात की? यही की है ना कि हुआ क्या है, एंड पे आगे यही कहा होगा जिस तरह से इन्होंने बताया शाख साहब ने कि वो कह रहे थे उसकी अम्मी वहाँ मौजूद थी, उसकी अम्मी वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं आपको कहता हूँ ये फैमिली झूठ बोल रही है, मैं मानता हूँ। आप भी कहते होंगे पुलिस वाले ये फैमिली झूठ बोल रही है। इनकी लोकेशन लें, हाँ, खामंद की, बीवी की और खामंद की जो वालदा है उसकी, यानी कि बच्ची की सास जो है, वो तीनों की लोकेशन ले लें। एक ही कमरे में एक ही जगह पर आएगी, पता चल जाएगा। अगर लोकेशन के मुताबिक खातून उस घर में उस लोकेशन पे ना पाई गई, उसको बेगुनाह कर दे। अगर वहाँ लोकेशन पाई गई और इसको मारने में उसका हाथ हुआ, उसका पूरा साथ हुआ, तो फिर तो उसको भी जेल जाना चाहिए। मुल्ज़म तो मुल्ज़म होता है, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो। इसलिए पुलिस वाले अपने पास से जो है वो ये टेवे लगाना छोड़ दें कि शायद ये था, ये नहीं था। लिहाजा इसकी कंप्यूटराइज सिस्टम आपके पास मौजूद है जनाब DIG इन्वेस्टिगेशन साहब, जनाब SSP साहिबा, कि हर चीज़ आपके पास मौजूद है। आप उसकी लोकेशन हासिल करें। लोकेशन के मुताबिक आपने बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक लोगों को भी गिरफ़्तार किया है जो जदीद टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल आप करते हैं। जो हमारे पास ख़बरें आती हैं, तो यहाँ पर भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इसकी लोकेशन चेक करें, इनकी CDR चेक करें, हर चीज़ चेक करें। अगर वो गुनाहगार हुई तो उसको जेल भिजवाएं कोड़ लखपत, अगर वो बेगुनाह हुई तो उसको बाइज़्ज़त जो है वो मुकदमे से फारिग कर दें। अब क्या चाहते हैं आप अफसरान बाला से? हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले ठीक है। और दोनों को सजा मिले। ज़्यादा इसकी सास जो है ना, वो उसको जिससे गिरी है उसने 3 दिन की भूखी दी, 3 दिन खाना नहीं दिया। पहले भी एक दफ़ा देते थे। उसने अपने मामू ससुर को बोला है कि मुझे एक दिन खाना, एक दिन में एक दिन खाना, एक दफ़ा खाना देते हैं। तो कहता क्या हुआ, फिर क्या हुआ? जिनको कौन कहता है? इसका मामू ससुर। हाँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर मेरे परवरदिगार, ऐसे लोगों को नेकी की हिदायत दे जो लोगों की बच्चियों को ब्याह कर लाते हैं लेकिन उनके ऊपर जुल्म और सितम करते हैं। आपकी भी बेटियां कल को किसी के घर जाएंगी, जो बीजोगे वही काटोगे। ये अल्लाह का कानून है, दुनिया में नज़र आ जाता है। जो किसी के साथ दुनिया में जुल्म करता है उसके साथ जुल्म ही होना है आखिर पे, और जो किसी के साथ नेकी करता है दुनिया में उसे नेकी का सिला जो है वो अल्लाह ताला दे देते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन वाले उनका साथ दे रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। अगर पुलिस वाले साथ नहीं देना चाहते इनका, ना दें।
अल्लाह इनके साथ है, और जिसके साथ अल्लाह होता है उसे इंसानों की ज़रूरत नहीं होती। और मैं बता दूं, अगर आज आप किसी के साथ इंसाफ करोगे, रोज़े क़यामत पुलिस वालों आपके साथ भी इंसाफ किया जाएगा। तहा लड़की की बात सुनी, लड़की के मामू की भी बात सुनी, वालदा की भी बात सुनी, तमाम फैमिली की आपने बात सुनी, किस तरह से जुल्म व सितम और जबर किया गया, और 2 बच्चे जो थे उनको भी घर से निकाल दिया गया, और इस लड़की को भी घर से निकाल दिया गया। बल्कि निकालना क्या, इस लड़की को तो कत्ल करने का इरादा किया गया था। ये तो बेचारी अपनी किस्मत से जो है वो, इसका दुनिया में दाना पानी था तो बचकर वापस आ गई है, वरना जालमों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी माँ और बेटे ने कि इसको कत्ल करते। ताहाल अब देखना यह है कि पुलिस इनको इंसाफ दे पाती है या नहीं। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। आइंदा जो वक़्त होता है हमारा प्रोग्राम का, उस वक़्त के मुताबिक जो है वो हमारा प्रोग्राम अमूमन जो है वो चलता है जुमे वाले दिन। और आप भी देखते रहिए कोहिनूर टेलीविज़न चैनल, और मेरा जो प्रोग्राम रोज़नामचा है उसमें अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि लोगों को अवेयरनेस और आगाही पैदा हो सके। आइंदा प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।